नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देहरादून से बड़ी खबर है। धामी मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देहरादून में आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है और आपको बता दें कि कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी? कैबिनेट बैठक है, क्या अहम प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है? देखिए अभिषेक, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। हालांकि यह बैठक तो कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि मई माह की सबसे पहली बैठक होने जा रही है। हालांकि अप्रैल माह में भी 2 बैठक हुई है और आज कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। जिस तरह से हम बता रहे थे, जिस तरह जोशीमठ की अगर बात कर ले, वहां के लिए जो राहत पैकेज है उस पर चर्चा की जा सकती है। उसके अलावा कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर आज मोहर लग सकती है। साथ ही साथ जिस तरह से कल ऋषिकेश में एक प्रकरण हुआ है, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उन पर हमला हुआ है, उनके साथ हाथापाई भी हुई, इस मामले पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो अत्यंत उदय यानी जो छात्र होते हैं उनके लिए जो भत्ता मिलने जा रहा है, इस पर भी मोहर लग सकती है। और पिथौरागढ़ में एक लैंड है, उसकी भी आवंटन को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। अभिषेक, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। बर्फबारी की वजह से यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन पर भी 6 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। तो देखिए हालात क्या है इस समय। केदारनाथ की लगातार बर्फबारी हो रही है। आपको एक सफेद मोटी चादर दिखेगी जो कि बर्फ की है और इसी की वजह से फिलहाल यात्रा को भी रोका गया है, रजिस्ट्रेशन को भी रोका गया है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। तो मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस समय क्या हालात हैं केदारनाथ के, क्योंकि लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा हैं और इसी वजह से यात्रा को रोकने का फैसला किया गया है। इतनी भारी बर्फबारी हुई है, कल पिछले 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है। ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गोरीकुंड से, और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे। कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। अब कल के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि कल के लिए भी हमारे एडवाइजरी का इंतजार करें, क्योंकि आज दिन भर भारी बर्फबारी होने की जो है ऑलरेडी उसकी भविष्यवाणी है। ऐसे में जो है कल के लिए भी यात्रा शुरू करने से पहले हमारे यहाँ की एडवाइजरी का इंतजार करें कि ऋषिकेश से ऊपर आना है या नहीं आना है। हम आज शाम तक आपको एडवाइजरी जरूर भेजेंगे। वहीं उत्तरकाशी में लगातार खराब मौसम बना हुआ है, जिसे लेकर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम यात्रियों की संख्या धीरे धीरे काफी कम होने लगी है। विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। साथ ही स्थानीय श्रद्धालुओं की संख्या भी घट गई है। तेज बारिश और बर्फबारी की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। Ready.
तो देखिए, पहले केदारनाथ धाम को लेकर के जानकारी आई, वहां पे यात्रा को रोक दिया गया है क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री को लेकर के भी ये जानकारी है कि यहाँ पर भी मौसम जो है वो खराब होने की वजह से श्रद्धालु जो हैं वो कम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है। ये अगर आप पहाड़ पे तस्वीरों को देखें तो वहां आपको धुंध नजर आएगी और बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से यहां यात्रियों की संख्या जो है, तीर्थयात्री कम संख्या में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि मौसम खराब है। कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट, कई जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है। और यही कारण है कि यहां आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या, जो तीर्थ यात्री हैं, उनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। तो सहयोगी जसवीर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, सबसे पहले तो इस समय मौसम का क्या हाल है वो जानना चाहेंगे। जसवीर, लगता है जसवीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनसे जुड़ेंगे और अभी के मौसम का हाल भी जानेंगे। साथ ही मौसम विभाग ने आगे क्या अनुमान जताया है और अगर यही स्थिति रही तो फिर जो श्रद्धालु हैं वो काफी कम संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यात्री जो हैं वो यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचने से बच रहे हैं, क्योंकि मौसम की स्थिति ऐसी बनी हुई है, लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यमुनोत्री और गंगोत्री जो है वो कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो जसवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, इस वक्त मौसम की स्थिति क्या है? पूरे हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में, यानी कि जो पश्चिम उत्तर से का इलाका है, उसमें भी लगातार बारिश हो रही है और 3 दिन का ये समय हो गया, आज तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, दर्शक हमारे देख रहे होंगे, बारिश ने मुश्किल से कल, यानी जो कल का दिन था, थोड़ा राहत मिली थी लोगों को, लेकिन इस बारिश ने तबाही मचा दी है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है चारधाम यात्रा और किसानों को है। इसके साथ ही जो शादी विवाह के कार्यक्रम है वो प्रभावित हो गए हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये महीना कहीं ना कहीं शादी विवाह का महीना भी माना जाता है। अधिकांश लोग इस महीने में शादी विवाह के जो पहले से मुहूर्त निकले हुए हैं वो तिथियां तय है, उसमें दिक्कतें खड़ी हो रही हैं और चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग गया है। और दूसरी बात यह है कि जो किसान है उनकी जो गेहूं की फसल थी वो तबाह हुई। इसके साथ में गन्ने की फसल का जो बुआई का काम था वो पूरी तरह से एकदम रुक गया है, साथ में छिलाई का काम रुक गया है। तो कहा जा सकता है कि छोटे बड़े धंधे सब बिल्कुल बंद हो गए। बारिश ने कहीं ना कहीं आफत मचा रखी है। कई जगह पे तो आसमानी बिजली ने भी कहर ढाया है और इसके साथ साथ में जो बाग ठेकेदार है, यानी जो बाग मालिक है, उन्हें भी नुकसान पहुंचा। यानी एक अंधड़ भी लगातार चल रहा हल्का फुल्का, तो उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि इससे किसान, बाग ठेकेदार, यात्री और शादी विवाह, ये तमाम सब लोग प्रभावित हुए हैं। और ये अभी ऑरेंज अलर्ट जारी है मौसम विभाग का। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक। जसवीर, इसमें मौसम विभाग ने आगे क्या अनुमान जताया है? क्योंकि अगर ये स्थिति रही, क्योंकि हमने देखा केदारनाथ धाम की यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है क्योंकि वहां बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है। यमुनोत्री गंगोत्री में श्रद्धालु पहुंचेंगे नहीं अगर मौसम की यही स्थिति रही तो। बिल्कुल, मौसम विभाग का जो अनुमान है भी अगले 2 दिन तक और अलर्ट जारी है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये बारिश इसी तरह होती रहेगी। यानी कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। हालांकि अभी तक ओलावृष्टि नहीं हुई, लेकिन बारिश तो लगातार हो रही है और इससे यात्रा के साथ साथ में और भी तमाम छोटे मोटे काम धंधे भी सब ठप हो गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बारिश में, बिजली प्रभावित होती है, तो उससे जो लोग अपने घरों पर छोटा काम करते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बारिश कहीं ना कहीं इस बार लोगों को, खासकर मैदानी इलाकों में, ज्यादा नुकसान दे रही है। ठीक है, अब बेमौसम की बारिश है। जसवीर, आप बने रहें। हमारे साथ पुष्कर भी जुड़ गए हैं। पुष्कर, आपसे जानना चाहेंगे केदारनाथ की स्थिति।
देखिए अभिषेक, आपने सही कहा कि केदारनाथ की स्थिति क्या है। चारधाम यात्रा शुरू है, केदारनाथ में जो लगातार जो पिछले 2 हफ्ते से लगातार यहाँ पे बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन केदारनाथ को लेकर जो शासन ने एक निर्णय लिया है कि 2 दिन की जो यात्रा है वो बंद रहेगी। यानी आज और कल मौसम विभाग ने भारी से भारी बर्फबारी का यहाँ पे अलर्ट जारी किया है और लगातार जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों को ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी का दौर जारी है और बारिश भी हुई। केदारनाथ धाम की अगर बात करी जाए तो केदारनाथ धाम में कल से ही जो है उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं या जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है निरीक्षण भी किया गया था। उसके बाद जो है आज और कल का जो भारी से भारी बर्फबारी को लेकर जो है यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया, तो यात्रा को भी रोका गया है। श्रीनगर में भी यात्रियों को रोका गया है, रुद्रप्रयाग में भी रोका गया है, ऋषिकेश में तो रोका गया है। उसके बाद जो है सोनप्रयाग हो गया, हाटा हो गया, गुप्त काशी हो गया और कुंड हो गया, तमाम सारे इलाकों में जो यात्रियों को रोका गया, क्योंकि जब अधिक बर्फबारी जब केदारनाथ में चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, पुष्कर और जसवीर। बेमौसम बारिश ने हरिद्वार में मई महीने की शुरुआत में ठंड का नया रिकॉर्ड बना दिया है। 22 मिलीमीटर बारिश होने से तापमान जो अधिकतम है वो 22.5 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से आगामी 1-2 दिनों तक बूंदाबांदी होती रहेगी। अगर 2 दिनों में बारिश ज्यादा हुई तो इसका भी रिकॉर्ड बनने के आसार हैं। तापमान गिरने से लोगों को अब ठंड का सा महसूस होने लगा है। चमोली के बद्री धाम में हो रही लगातार बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। इस बारिश और ठंड में भी तीर्थ यात्रियों की आस्था में कमी नहीं दिख रही है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बद्री धाम पहुंच रहे हैं। लगातार भगवान बद्री विशाल के जयकारे लगा रहे हैं। प्रशासन ने सभी तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान अपने साथ गर्म कपड़े लेकर यात्रा पर निकलें। देहरादून के विकास नगर में दिन निकलते ही आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा और गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बेमौसम बारिश आफत बनकर बरस रही है। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिथौरागढ़ के बेरीनाग में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पानी, बिजली, सड़क सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं पर उनकी कोई कार्रवाई न होने की बात भी ग्रामीणों के द्वारा कही गई और काली ताल में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की समस्या भी बताई। बता दें कि विधायक फकीर राम टमटा ने तहसील दिवस में उठने वाली समस्याओं का जल्द निपटारा करने के आदेश दिए और सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील की। बारिश का समय था, इसलिए जो है जनता यहाँ पर कम आ पाई और वैसे काफ़ी जनता थी। जो भी समस्याएं यहाँ पर आई है वो समस्याओं का समाधान होगा। अगर जो अधिकारी कर्मचारी उस समस्याओं का समाधान करने में देरी करेगा उस पर उचित कार्रवाई करनी। लक्सर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद चौधरी ने महिला सशक्तिकरण पर सवाल उठाए हैं। एक कार्यक्रम में पहुंचे विनोद चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार केवल महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देती है, पुरुषों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। महिला सभी मंचों पर अपनी बात उठाती है, जबकि पुरुष अपनी पीड़ा को नहीं कह पाता है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। लेकिन मैं भी हम भी गांव के लोग हैं, मैं हर जगह बैठता हूं। अब महिला और पुरुष बराबर में है और मैं कहीं कहीं पुरुषों की प्रताड़ना ज़्यादा देखता हूं। तो इस पर भी सरकार का ध्यान देना चाहिए। ये मेरी एक सरकार से प्रार्थना है। नहीं, पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। हाँ, लेकिन अब बहुत बदल चुका। मर्द अपनी बात कह नहीं पाते, महिला अपनी बात सार्वजनिक मंचों पर उठाती हैं। पुरुषों की
मन की स्थिति ऐसी है, अगर उन्हें खुशी मिलती है तो भी दीवार के पीछे आंसू बहाते हैं, और जब उनको दर्द होता है तो भी वह किसी को हिस्सेदार नहीं बनाते। लेकिन अब वर्तमान में पुरुषों का भी शोषण बहुत हो रहा है। अब सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां महिला सशक्तिकरण की बात है, वहां पुरुषों का भी मान सम्मान रहना चाहिए। हरिद्वार में जेईई पेपर लीक कांड में एसआईटी ने आखिरकार 96 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। खास बात यह है कि गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 21 आरोपियों के साथ साथ पेपर खरीद कर परीक्षा देने वाले 75 अभ्यर्थियों को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। वहीं पटवारी पेपर लीक कांड में 20 आरोपियों और 40 अभ्यर्थियों के खिलाफ पहले ही एसआईटी अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार 21 आरोपियों के अलावा 75 अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो जेईई पेपर लीक कांड में चार्जशीट एसआईटी ने दाखिल कर दी है, और आपको बता दें कि इसमें एक बड़ी बात यह है कि उन्हें भी आरोपी बनाया गया है जिन्होंने पेपर खरीद कर परीक्षा दी थी, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब आरोपी अभ्यर्थियों को भी बनाया गया हो। संजय हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, ऐसा पहली बार लगता है कि हो रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर खरीदा है उन्हें भी, उनका भी नाम चार्जशीट में आरोपी के तौर पर दिया गया हो। देखिए, अभिषेक, जेईई पेपर लीक और पटवारी प्रकरण में लगातार ही पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि शुरुआती दौर से ही लगातार एक के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में 96 जो आरोपी थे उनकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। साथ साथ जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था, यानी वो भी इसमें आरोपी है, उनके खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि कोई नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी इस प्रकरण से अगर जुड़ा हुआ होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि एसआईटी जो प्रभारी रेखा यादव है वो भी एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है, और जो अन्य आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनकी भी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। अभिषेक, तो इसका संजय मैसेज कितना बड़ा जाएगा? क्योंकि देखिए, अमूमन हमने ये देखा था कि जो लोग पेपर लीक करवाते हैं उन पे एक्शंस हो जाते थे, लेकिन जो लोग पेपर खरीद करके एग्जाम्स दिया करते थे उन पर कभी हमने एक्शंस होते देखा नहीं है। तो ये मैसेज न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए कितना बड़ा होगा? देखिए अभिषेक, लगातार ही हम देखते हैं कि जो अपराध करने वाले होते हैं वो कतई डरते नहीं है, यानी उनके हौसले बुलंद होते दिखाई देते हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाई जब होती है, प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई होती है, यानी जो अपराध करते हैं और जो अपराध करने वालों के साथ शामिल होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पेपर बेचने वाला होता है और जो पेपर खरीदने वाला होता है उस पर ही कार्रवाई हो जाए तो आगे इस तरह के अपराध करने से पहले एक बार सोचना होगा और अपराध पर किसी न किसी तरीके से लगाम लगेगा। यानी कहा जा सकता है कि इस कार्रवाई के बाद जो अभ्यर्थी होंगे वो भी सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ही इतना गलत कदम उठाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि नकल विरोधी कानून को लेकर जिस तरह से धामी सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही है, क्योंकि खरीदने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है, तो अपने आप में बड़ा संदेश जाएगा। अभिषेक, ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में वाहनों पर हूटर लगाने के शौकीनों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एसएसपी ने कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि अगर चेकिंग के दौरान किसी निजी गाड़ी में हूटर लगा पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आते हैं जब भी ये हूटर का जो है गलत प्रयोग जो है प्राइवेट लोगों द्वारा किया जाता है, चूँकि यह मैंडेटरी सिर्फ पुलिस के वाहनों या इमरजेंसी सर्विसेज के एम्बुलेंस या फायर सर्विस इसी तरह के लोग ही यूज़ कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी के समय में। यह प्रकरण अभी कुछ दिन पूर्व भी आया था, जो चिला मार्ग पे था, जो पौड़ी की जो चौकी वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट आया हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में भी अभियान के तौर पर हूटर हो चाहे अन्य जो MB एक्ट के तहत जो हमारी कार्रवाई होती है वो की जाती है। भविष्य में ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें MB एक्ट के प्रावधानों के तहत जरूर कार्रवाई की जाएगी। चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बताते हैं। जंतर मंतर पहुंची हैं पीटी उषा, धरने पर बैठे पहलवानों से मुलाकात कर रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जंतर मंतर पहुंची हैं पीटी उषा और आपको बता दें कि वो जो
पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। आपको बता दें कि आईओसी की अध्यक्ष हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंची हैं पीटी उषा। ये सीधी तस्वीरें हैं इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर। जो पहलवान धरने पर बैठे हैं उनसे मिलने के लिए पीटी उषा पहुंची हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीटी उषा बातचीत कर रही हैं धरने पर बैठे पहलवानों से। तो धरने पर बैठे पहलवानों से बातचीत कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आईओसी की अध्यक्ष पीटी उषा। पीटी उषा ने पहले भी पहलवानों को लेकर अपनी बात रखी थी और अब ये तस्वीरें जो हैं वो जंतर मंतर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस समय पीटी उषा पहुंची हैं पहलवानों से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।